A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, the topic that we are going to discuss, that is another knowledge area in software project management, is software cost management. Today we'll discuss the depths, the challenges, the dynamics, and the concerns regarding management of the cost in any software project. But before starting our lecture, as you know, we discuss some food for thought. आज की अच्छी बात कि it will all work out in the end. You must keep faith in yourself and leave the rest to Allah subhanahu wa ta'ala. ठीक है. और डिस्कशन में एक ही सॉलिड बात है कि ऑलवेज ट्रस्ट इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला, कि हमारा सिर्फ क्या काम है या हमारी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हमने सिर्फ इन 4 वर्ड्स पे हमने गौर करना है. और ये गौर नहीं करना, हमने इसको यकीन रखना है इस बात पे, और ये हमारी ज़िंदगी का जो है ना वो एक स्टेबल एंड कंसिस्टेंट जो है ना हमारा एक पाथ होना चाहिए. 4 लफ्ज़ों पे मुश्तमिल, ऑलवेज ट्रस्ट इन अल्लाह, कि हमेशा अपने अल्लाह पे कामिल तवक्कुल रखें. जो लोग तवक्कुल जिनका स्ट्रांग होता है उनको अल्लाह ताला कभी भी जो है वो गिरने नहीं देते. बस वही बात है, अपनी मेहनत जारी रखें, मगर अल्लाह ताला पे जो तवक्कुल है वो आपका कामिल होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग. ज़ुबान से कहने में और दिल से मानने में बहुत फ़र्क होता है. तो अपनी ज़ुबान और अपने दिल को, दोनों को एक पॉइंट पे लाने की कोशिश करें, जिसका अल्टीमेट जो है आउटपुट क्या है कि ऑलवेज ट्रस्ट इन अल्लाह. और जो पोस्ट में बात हो रही है वो क्या है कि एट द एंड सब ठीक हो जाएगा. ये अल्लाह का वादा है कि एंड में सब ठीक हो जाएगा. बट आपने किस बात पे यकीन कामिल रखना है कि अपनी एफर्ट जारी रखनी है, और बाकी जो आपका काम है वो सब अल्लाह पे छोड़ दें. अल्लाह बेहतरीन प्लानर है. हम जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, द इम्पोर्टेंस, द roles of planning in any software project, and that is very crucial as we have discussed it so many times, कि प्लानिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए. तो अल्लाह ताला से बड़ा प्लानर कोई भी नहीं है, उसने सब प्लान किया हुआ है आपकी लाइफ में. ठीक है, तो आपने बस क्या करना है कि आपने कोशिश करनी है. ये नहीं कि अल्लाह ने अगर सब प्लान किया हुआ है तो बस आप बिल्कुल बैठ ही जाएं. नहीं, आपका जो काम है वो क्या है कि आपने कोशिश करनी है, यकीन कामिल रखना है, और बाकी सब कुछ अपने बेहतरीन मुसब्बबुल अस्बाब अपने रब पे जो है ना सब कुछ छोड़ देना. अल्लाह ताला हम सब के लिए हर कदम पे बेपनाह आसानियों के मामलात फरमाए. आमीन सुम्मा आमीन. तो अच्छी बात के साथ अपने लेक्चर का आगाज करते हैं. हमने पढ़ना है आज अबाउट एस्टिमेशन. ठीक है, एस्टिमेशन जैसे आपको लफ्ज़ से ही पता है कि एस्टिमेशन एस्टिमेट से निकला है, और एस्टिमेट का मतलब होता है अंदाज़ा. ठीक है, यानी गेसेस. तो अब जो आपकी मैनेजमेंट है, ठीक है, जिन्होंने आपको एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर हायर किया है, या आपको एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर उन्होंने जो है वो कंसल्टेशन के लिए आपको उन्होंने जो है वो अलॉट किया है रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप एक प्रोजेक्ट के जो हैं वो ओवरऑल इंचार्ज हैं. तो जो आपकी मैनेजमेंट है वो आपसे 2 चीज़ें मांगती है. एक तो ये मांगती है कि इस प्रोजेक्ट पे हाउ मच, दैट इज़ टोटली रेलेवेंट टू योर कॉस्ट, जो कि आज का हमारा टॉपिक है. एंड दूसरी बात जो उनका कंसर्न है, जो वो जानना चाहते हैं, हाउ लॉन्ग, एंड दैट इज़ रिगार्डिंग टाइम मैनेजमेंट. ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर है वो टोटल फर्स्ट पॉइंट के अगेंस्ट रिवॉल्व करता है, दैट इज़ हाउ मच. कि इफ़ यू आर गोइंग टू गेट स्टार्टेड विद एनी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, कितना कॉस्ट उसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व होगी, और उसमें बजटरी जो कंस्ट्रेंट्स हैं. आपको पता है कोई भी प्रोजेक्ट विदाउट कॉस्ट, विदाउट बजट जो है वो नहीं होता. उसके अंदर मुख्तलिफ एंगल, मुख्तलिफ डायनेमिक्स, मुख्तलिफ डायमेंशन से जो है वो पैसे इन्वॉल्व होते हैं. तो जो आपकी मैनेजमेंट है जिन्होंने उसमें पैसे इन्वेस्ट करने हैं, दे नीड टू नो हाउ मच, कि आपको इस काम को, इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको कितने पैसे जो हैं वो
दरकार है. दैट्स द कंसर्न ऑफ योर मैनेजमेंट. सो जैसे मैंने पहले ही कहा कि आज का जो हमारा सारा कंसर्न है दैट इज अबाउट हाउ मच. अब जब आपकी मैनेजमेंट, आपके मैनेजर्स और कस्टमर्स ये अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि प्रोजेक्ट में कितनी कॉस्ट जो है वो इन्वॉल्व होगी, तो वो आपसे जो है वो क्वेश्चन करेंगे रिगार्डिंग प्रोजेक्ट की नीड से, कि आप जो बजट या जो आप एक एस्टिमेट बना रहे हैं वो किस किस एंगल पे जो है आपको खर्चा जो है वो आएगा, किन किन पॉइंट्स पे आपका खर्चा आएगा. ठीक है, तो उसमें बहुत सारे डायमेंशंस हो सकती हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, बहुत सारे हेड्स हो सकते हैं, बहुत सारे चंक्स हो सकते हैं, बहुत सारी क्लासेस हो सकती हैं, कि इसको कुछ भी आप कह लें कि जहाँ जहाँ पे आपके पैसे इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, अब अगर मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाऊं कि जैसे आपके घर का जो एक बजट है वो आपके अम्मी और अबू मिलके बैलेंस करते हैं. ठीक है, अब्बू अर्न करके लाते हैं या अम्मी वर्किंग है या वॉट एवर, वो उस बहस में हम नहीं जाते. बस एक इतना पता है कि अल्लाह ने एक ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है कि एक ख़ास अमाउंट आनी है और उस ख़ास अमाउंट को जो है वो मुख्तलिफ हेड्स में, मुख्तलिफ कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया जाएगा और फिर वो कैटेगरी बाय कैटेगरी वो जो अमाउंट है वो खर्च होगी और ओवरऑल जो सिलसिला है घर का निज़ाम जो है वो अल्लाह के हुक्म से चलता रहेगा. तो अब क्या है कि आपकी अम्मी अगर इसको मैनेज कर रही हैं तो उन्होंने मुख्तलिफ हेड्स में उसको डिवाइड किया होगा. जैसे फॉर एग्जांपल ग्रोसरी का एक हेड हो जाएगा, आपका जो है वो यूटिलिटी बिल्स का एक हेड हो जाएगा, गाड़ी का मेंटेनेंस, पेट्रोल शट्रोल, चलो वो उसमें हेड में चला गया, आपकी फीसेस वगैरह या एक चले वो हेड हो गया, अम्मी ने कोई कमेटी वगैरह डाली है वो उधर चला जाएगा. मतलब इस तरह से मुख्तलिफ हेड्स उसमें आपने जो है ना, प्लस एक रिजर्व भी रखा होगा अमाउंट, कि ये वाली अमाउंट है, अगर कोई ऊपर नीचे किसी हेड में हो जाती है चीज़ तो चलो इधर से हम उसको बैलेंस कर लेंगे. एंड आपकी अम्मी फिर भी ट्राई क्या करेंगी कि किसी तरह महीने के एंड में पैसे कहीं ना कहीं से जो है वो बचा लिए जाएं और उसको रिजर्व कर लिया जाए. सेम इज़ द केस विद योर प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट. जब भी प्रोजेक्ट के ऊपर कॉस्ट मैनेज करनी होती है तो एक प्रोजेक्ट मैनेजर की जिम्मेदारी होती है कि वो ओवरऑल, क्योंकि जो स्पॉन्सर्स हैं, जो मैनेजमेंट के जो टॉप अथॉरिटीज़ हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि आप एक प्रोजेक्ट के ऊपर कितना खर्चा करेंगे, ये कितने खर्चे में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और फिर उससे कितने रेवेन्यूज जो हैं वो जनरेट होंगे. तो इसके बगैर जो आपकी जान है वो नहीं छूटेगी, वो आपसे ज़रूर पूछेंगे. तो अब मुख्तलिफ हेड्स हैं यहाँ पे जिनमें मुख्तलिफ तरह के खर्चे हो सकते हैं. डेवलपर्स डेफिनेटली वो काम करेंगे तो आपसे पैसे मांगेंगे. आप कोई सॉफ्टवेयर यूटिलिटीज़ खरीदना चाह रहे हैं, कोई एपीआईज परचेज करना चाह रहे हैं, कोई कुछ भी करना चाह रहे हैं, वो आपको वहाँ पे पैसे लगेंगे. कोई हार्डवेयर उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको खरीदने हैं, कोई आपको लैपटॉप्स खरीदने हैं, कोई जीपीयू बेस्ड सिस्टम्स खरीदने हैं, कुछ भी खरीदना है आपने, आपको आउटसोर्स करना अगर पड़ रहा है किसी काम के लिए, आपको ट्रैवलिंग उसके अंदर डालनी पड़ रही है, आपको ट्रेनिंग्स कंडक्ट करानी पड़ रही हैं अपने स्टेक होल्डर्स को लेके, अपने डेवलपर्स को लेके, अपने टेक्नीशियंस को लेके, कोई और यूटिलिटीज़ हैं. इस तरह ये मुख्तलिफ हेड्स हैं जहाँ पे आपके पैसे जो हैं, और जो है आपको पता है कि आजकल के ज़माने में तो पैसे बगैर तो कोई आपकी जो है ना काम चलता ही कोई नहीं. हर जगह पे आपको पैसे जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं. तो डेफिनेटली आपके प्रोजेक्ट ने भी आपको अर्न करके देना है, बट देर इज ऑलवेज एन इन्वेस्टमेंट जो कि इन फॉर्म में आपको करनी पड़ती है. सो एज यू नो कि वन थिंग इज प्लानिंग एंड वन थिंग इज एक्चुअल कंट्रोलिंग एंड एग्जीक्यूशन. तो आपको पता है कि प्लानिंग में हम एक चीज़ का प्रॉपर प्लान बनाते हैं, जैसे आप लोगों ने भी अपने प्लानर्स मुझसे शेयर किए थे क्लास में एक दफ़ा. और एक चीज़ है कि जब आप उन प्लानर्स को देख के एग्जीक्यूशन करते हैं और फिर अगर आप देखते हैं कि एक ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन अगर समथिंग इज गोइंग आउट ऑफ ट्रैक, that was not in the part of your plan and you are not following the plan or you're going far away from your plan, तो फिर आप मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं. और ये आपको बात अच्छी तरह पता है कि आपके प्रोसेस ग्रुप्स के अंदर नॉलेज एरियाज भी आते हैं. तो फिर नॉलेज एरिया जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज कॉस्ट. तो फिर कंट्रोलिंग के प्रोसेस ग्रुप में आप क्या करते हैं, कॉस्ट को जो है जो आपने प्लान किया होता है, बजट किया होता है, आपने ब्रेकडाउन की होती हैं प्राइसेस, आपने हर एक चीज़ को टैग किया होता है, अगर वो उसके हिसाब से नहीं जा रहा देन यू नीड टू कंट्रोल इट. कि कहीं आप बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स, बिल्कुल ही आउट ऑफ द स्कोप ऑफ कॉस्ट आप जो है ना चले ना जाएं. यहाँ पे जो स्कोप की बात है वो कॉस्ट की बात कर रही हूँ, कि आपने जो एक स्कोप बिल्ड किया हुआ था कि कॉस्ट इस तरह से जो है वो ओवरऑल मैनेज होगी, वो अगर नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, फौरन से उसको कंट्रोल करेंगे. दो कॉन्सेप्ट है, एस्टिमेटिंग एंड बजटिंग. बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है. देखने में दोनों एक ही लगते हैं बट
अकॉर्डिंग टू PMI देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज बोथ कॉन्सेप्ट्स। इसको हम बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे और इनकी एग्जांपल्स देखेंगे। दोनों एक दूसरे के साथ हैंड इन हैंड मिलके काम करते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं, और दोनों कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप रखते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ? जैसे कि लिखा हुआ है कि एस्टिमेटिंग क्या है कि कैलकुलेट और जज द वैल्यू, द नंबर, द क्वांटिटी और द एक्सटेंट ऑफ. On the other hand, budgeting is allow or provide a particular amount of money in a budget. So what is the difference? कि आप ये समझें कि एस्टिमेट करके आपका बजट बनता है, या बजट इज composed on the estimates. Estimating individual values, individual components, individual work packages का जो कॉस्ट असेसमेंट है उसको कहते हैं। एंड जब उन इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, उन वर्क पैकेजेस की अमाउंट को जब आप ऐड इन कर देते हैं इंक्लूडिंग योर कॉन्टिजेंसी रिजर्व्स, तो वो जो एड इन वाला काम है दैट इज नोन एज बजट। आगे मजीद इसकी डिफरेंस डिटेल में डिस्कस करते हैं, then you get to know what I'm talking about. There's a point to remember that a project cost estimate is pretty much a budget. As I have already mentioned, they both are interconnected to each other. However, you should not create a budget without an estimate. One a very other important concept, if they go hand in hand, if they both are complementary concepts of to one and other, so आप क्या है कि आप बजट जो है वो नहीं बनाना चाहिए विदाउट एन एस्टिमेट। जब तक आपको एस्टिमेट्स ना इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, इंडिविजुअल वर्क पैकेजेस के ना पता हो, तब तक बेटर है कि इफ़ यू आर नॉट so much experienced, then you should avoid direct budgeting. You should work on estimating. Now, the definitions according to PMI of both: project estimate is the individual cost estimates for the associated work packages, and the project budget is the approved overall budget for the project. This may include adjustments made by the management such as management reserves. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था पीछे भी कि जो आपकी एस्टिमेट्स है वो क्या है, वो जो वर्क पैकेजेस हैं आपके, ठीक है, इंडिविजुअल जो काम है, जो एक्टिविटीज हैं आपकी एक WBS के अंदर, उनके जब अलग अलग आप इंडिविजुअल इंडिविजुअल उनको पैसे अलॉट करते हैं अलग अलग नीचे वाली एक्टिविटीज से, वर्क पैकेजेस से, तो वो उस प्रोसेस को आप कहते हैं एस्टिमेट्स। और उसको मिला के जो ओवरऑल बजट बनता है जिसको आप अप्रूव कराते हैं अपने मैनेजमेंट से, उसको आप क्या कहते हैं? ओवरऑल बजट। ठीक है, अब ये जो ओवरऑल बजट है इसमें आप वही बात है, वो जो एक कुशन अमाउंट में हमेशा आपको कहती होती हूँ, आप जरूर रखें एक सेफ अमाउंट, एक लमसम अमाउंट मिसेलेनियस के हेड के अंदर, के वगैरह वगैरह, जैसे आपकी अम्मी भी रख देती है मिसेलेनियस खर्चे, उनके लिए ये वाली अमाउंट, तो वो क्या है, वो टोटल मिला के आपका क्या बनता है? बजट। एग्जाम्पल दिखाती हूँ आपको आगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक प्रोजेक्ट है कि जिसमें आपने बाथरूम की जो है ना वो रीमॉडलिंग, घर में बाथरूम की जो है ना रीमॉडलिंग हो रही है, तो आपने जो है ना वो एस्टिमेट्स में क्या होगा कि आपने अंदाजा लगाया वीक 1 में $3,000 जो है ना वो डेमोलिशन में लगेगा, डिमोलिश जो आपने करना है। देन दूसरे वीक में जो $2,000 है वो शीट रॉकिंग में लगेगा। तीसरे वीक में $3,500 जो है वो फ्लोर टाइलिंग में लगेगा। चौथे वीक में 1500 जो है वो आपने फिक्सचर इंस्टॉलेशन में लगाने हैं, और चौथे वीक में $800 जो है वो पेंटिंग में लगेंगे। अब ये जो आप इंडिविजुअल वर्क पैकेजेस, आपको अंदाजा है कि ये हमने WBS अच्छी तरह हमने डिस्कस किया था, उसके अंदर जो वर्क पैकेजेस हैं उनको जो है ना आपने अमाउंट जो है वो एक अलग अलग, और ये हमने WBS में जब हमने एग्जांपल देखी थी उसमें हर जगह पे कॉस्ट भी इन्वॉल्व थी, आपने इंडिविजुअल कॉस्ट भी लगाई थी, फिर टोटल करके हमने ऊपर वो 100% रूल के मुताबिक एक ऊपर हमने ओवरऑल एक बजट कैलकुलेट किया था। तो ये वो है कि आप जो इंडिविजुअल एक्टिविटीज के पैसे जो एसोसिएट किए हैं आपने, दैट इज एस्टिमेशन। नाउ हियर कम्स द बजट। बजट बन रहा है इसका 10,800। क्यों? क्योंकि आप इन सब को काउंट करें तो ये क्या बनता है, इस सब का सम 10,800।
अब यहाँ पे एक चीज और जो मैं बार बार बात कर रही हूँ कि यहाँ पे एक होना चाहिए था मिसलेनियस का हेड, उसके अंदर कुछ अमाउंट आप रिजर्व रखते। मे देयर इज अ चांस कि कहीं डेमोलिशन में थोड़े ज्यादा लग जाए, मे देयर इज अ चांस कहीं टाइल फ्लोरिंग में ज्यादा लग जाए, मे देयर इज अ चांस कि पेंटिंग में से कुछ बच भी जाए, बट आपके पास फिर भी मिसलेनियस के हेड में एक थोड़ी सी, एक मुनासिब सी, एक एवरेज सी जो है अमाउंट जरूर होनी चाहिए कि इफ देयर इज सम अप्स एंड डाउन इन एनी ऑफ द हेड ड्यूरिंग एस्टिमेशन, तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो उसको जो है वो बेयर कर सके। अब वही बात है कि आपका जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट एस्टिमेशन है, ये वन ऑफ द डिफिकल्ट टास्क भी है और इसके अंदर एरर आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं अगर आपका प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट मैनेजर्स भी कभी कभी गलती कर जाते हैं, मगर अनएक्सपीरियंस जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं उनके जो हैं वो थोड़े से चांसेस ज़्यादा होते हैं। और एक्यूरेट कॉस्ट एस्टिमेट जो है वो ड्यूरिंग प्लानिंग फेज जो है वो मुश्किल होता है, इसको एक्यूरेटली आपको एस्टिमेट करना। क्यों? क्योंकि बहुत सारे अननोन फैक्टर्स भी मौजूद होते हैं। जैसे हमने अभी पिछले ही लेक्चर में हमने रिस्क मैनेजमेंट को जो हमने बड़ी अच्छी तरह डिस्कस किया था, और हमें पता चला कि रिस्क कितने इंपॉर्टेंट हैं और उनका आइडेंटिफिकेशन और फिर प्रॉपर मैनेजमेंट कितना एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न है। तो उनके होते हुए एक प्लानिंग के वक्त जो है ना एक्यूरेट किस्म की कॉस्ट एस्टिमेशन जो है वो एक बहुत मुश्किल काम है। बट फिर वही बात है कि वो जो मुश्किल है वो आप मुख्तलिफ चीज़ें जो मुख्तलिफ टेक्निक्स अभी हम देखेंगे उनको हम इस्तेमाल करते हुए इस मुश्किल को जो है हम सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं। अब जो सॉफ्टवेयर की एफर्ट है, ठीक है, अब इस वर्ड एफर्ट पे गौर करें। एफर्ट को इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मुख्तलिफ तरीके से आप जो है वो कैटेगराइज करते हैं। एफर्ट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, एफर्ट इन टर्म्स ऑफ मनी कॉस्ट, योर लेबर वर्क, इंसानी जो कोशिश है, वक्त, इन सब को जो है वो आप एफर्ट कहते हैं कि कितना पैसा लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है एक बंदे के, कितनी जो है ना वो हार्डवर्क इन्वॉल्व हो रही है उसके अंदर, वो कितना जो है ना अपना काम इन्वेस्ट कर रहा है। तो सॉफ्टवेयर की जो एफर्ट एस्टिमेशन है, जिसको मैंने आपको कहा है कि एफर्ट मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर जो है वो इन्हिसार करती है, वो दो तरीके हैं जिनमें मतलब कह लें कि नॉर्मली डिवाइड किया जाता है, जो रिसर्च में या प्रैक्टिकली यूज होते हैं। वन इज algorithmic or parametric based effort estimation method, and other is empirical based effort estimation methods। ठीक है, हम इनकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट आपको बस इतना ही जो है वो जस्ट आपको पता होना चाहिए कि ये क्या क्या होते हैं और कौन कौन से हैं। सोर्स लाइन ऑफ कोड्स, फंक्शन पॉइंट्स, यूज केस पॉइंट्स एंड कोकोमो। आप अगर खुद इसे पढ़ना चाहें तो आप बिल्कुल जाके इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। सोर्स लाइन ऑफ कोड में क्या होता था कि आप क्या करते थे, जो आपके सोर्स कोड है, यानी कि जो आपका ये है जो कोड्स हैं, जो आपकी इम्प्लीमेंटेशन हैं, जो आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो आपके पास जो कोड लिखते हैं, आप उसको एक खास तरीके से उसको जो है वो काउंट करते थे, और उसके बाद आप उससे जो है ना वो एफर्ट निकालते थे कि इसमें इतनी एफर्ट जो है वो इन्वॉल्व है। ये भी एक तरीका यूज होता था, बट अब काफ़ी ऑब्सलीट हो चुकी हैं ये चीज़ें। उसके बाद आए फंक्शन पॉइंट्स। फंक्शन पॉइंट्स में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ऑलरेडी जो है ना कुछ हेड्स जो थे वो डिवाइड करके दे दिए कि इनपुट के ये हेड्स हैं, आउटपुट्स के एक्सटर्नल कनेक्टर्स, एक्सटर्नल आउटपुट फाइल्स, एक्सटर्नल इंटरनल इनपुट फाइल्स, इंटरनल लॉजिकल फाइल्स, काम को उनमें डिवाइड करें। हर एक का एक उन्होंने जो है ना वेट दिया होता था, और आप अपने प्रोजेक्ट को उसके ऊपर जो है मैप करते थे, और आपका ओवरऑल एक स्कोर निकल आता था जो क्या चीज़ शो कर रहा होता था कि जी आपका इतनी एफर्ट जो है ना इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है। इसी तरह यूज़ केस जब आए तो यूज़ केस बेस्ड उन्होंने काम कर दिया कि जी ये यूज़ केसेस हैं। यूज़ केसेस के अगेंस्ट उन्होंने जो है ना फंक्शन पॉइंट्स की तरह का एक दिमाग में कॉन्सेप्ट लगाया, उसके साथ इसको रिलेट करके कि यूज़ केसेस को जो है ना वो वेट दे दिए, और फिर उनको काउंट करके जो ओवरऑल एप्लीकेशन का जो साइज, मतलब कह लें साइज मेजर करने के लिए उन्होंने जो है ना ये फंक्शन पॉइंट्स की बेस पे जो यूज़ केस पॉइंट्स हैं, जी प्रोजेक्ट की इतना साइज है, इतनी एफर्ट जो है ना इन्वॉल्व है। इसी तरह जो कोकोमो है, कोकोमो भी एक और टेक्निक है एफर्ट एस्टिमेशन की, कि आप क्या करते हैं कि आपके जो फंक्शंस हैं या जो एप्लीकेशन के अंदर जो आपके मेथड्स हैं या जो एल्गोरिदम्स हैं, जो फंक्शनैलिटी है, जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन वाली जो आपके बॉडीज़ हैं, उनके ऊपर जो है ना आप कैलकुलेशन करके ओवरऑल साइज, ओवरऑल एफर्ट जो है ना आप कंप्यूट करते थे। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं जो एल्गोरिदमिक बेस्ड मेथड जो है ना वो आपकी एफर्ट एस्टिमेशन के लिए यूज़ होते थे। उसके बाद आपके एम्पेरिकल मेथड्स, यानी कि जो कह लें कि एक्सपेरिमेंट्स बेस जो कुछ मेथड्स थे वो क्या थे, प्राइस टू विन। वही बात है कि आप मुख्तलिफ कॉम्पिटिटर्स को देखते हुए आप जो है ना उसको एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं प्राइस टू विन में। पार्किंसन लॉ में क्या है, मेन वही बात है कि आप
आपके पार्किंसन लॉ के ऊपर ये डिपेंड करता है कि जितना किसी काम को करने के लिए आपके पास वक्त अवेलेबल हो ना, आपका काम उस पर फैल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको 4 महीने भी किसी एक असाइनमेंट के लिए दूंगी ना, तो आप कभी भी उसको 1 महीने में नहीं बनाएंगे, वो ऑटोमेटिकली 4 महीने में वो फैल जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ना, ये पार्किंसन लॉ जो है आपकी एफर्ट बेस्ड, आपकी टाइम बेस्ड एस्टिमेशन होती है। एनालॉगी बेस्ड, एनालॉगी मीन्स कि अगर आप उसके मिलते जुलते प्रोजेक्ट्स को आप देखें जो कि आपने ऑलरेडी बनाए हो, और उनकी बेस पे आप एफर्ट एस्टिमेट करने की कोशिश करें कि अब इस तरह के मिलते जुलते, यानी कि इसी तरह का पहले ये वाला प्रोजेक्ट बना था, उस पर इतनी एफर्ट लगेगी तो हमारा भी उसी जैसा ही है, तो हमारी भी इतनी एफर्ट लगेगी। आपने उस जैसे मिलते जुलते प्रोजेक्ट की बेस पे आपने जो है ना वो एनालॉगी बेस्ड आपने एक एस्टिमेशन जो है ना वो अखज़ की है। इसी तरह एक्सपर्ट एस्टिमेशन क्या हो गया कि जो लोग उस प्रोजेक्ट के एक्सपर्ट्स हैं, यानी कि जो ऑलरेडी उस प्रोजेक्ट्स पे काम कर चुके हैं, उन्होंने अपने लेसन्स जो हैं वो लर्न किए हैं, आप उनको जो है इंगेज करते हैं और उनसे पूछते हैं कि हाँ जी आप बताएं अब इस वाले प्रोजेक्ट पे आपकी कितनी एफर्ट लगेगी। तो इस तरह से मुख्तलिफ तरीके हैं जो कि यूज़ होते हैं तो एफर्ट एस्टिमेशन के लिए। अब दो किस्म के मसले मसाइल हमारे सामने आते हैं जब भी प्रोजेक्ट की एस्टिमेशन करनी हो, एफर्ट एस्टिमेशन करनी हो, कॉस्ट एस्टिमेशन करनी हो, बजट एस्टिमेशन करनी हो। तो दो तरह के मसले आपके सामने आते हैं। एक क्या है अंडर एस्टिमेशन, और एक क्या है ओवर एस्टिमेशन। अगर आपसे किसी कोई आपसे प्रोजेक्ट के बारे में पूछ रहा है कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व हो सकती है, आप एस्टिमेट बताएं। तो अगर आप उसको बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं, यानी कि आप बहुत ज़्यादा जो है ना कसरे नफसी का मुजाहरा करते हैं और रियलिस्टिक किस्म का एक एस्टिमेट नहीं देते, तो क्या होगा कि आपको जो है ना आप इतने टाइट हो जाएंगे, तो कभी कभी आपको जो कुछ माइनर किस्म के जो खर्चे हैं ना, कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई यूटिलिटी बिल्स ही आपने पे करने हैं, आप वो भी पे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने इतना लो किस्म का जो है ना अपना एस्टिमेट आपने बता दिया। और ओवर एस्टिमेशन में क्या होगा कि आप अपना बिड खो देंगे, अपना कस्टमर खो देंगे, कि आपने इतना ज़्यादा उसे पैसे बता दिए कि वो वैसे ही भाग जाएगा। इसका बिल्कुल अंदाज़ा आप ये एग्जांपल बिल्कुल ये समझें कि आपने घर में कोई जो है ना वो मेंटेनेंस का काम कराना है, और आप जो है ना 2-4 ठेकेदारों से बात करते हैं। ठेकेदार इज़ लाइक अ प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है? क्योंकि उसने खुद जो है ना वो उठ के जो है वो सीमेंट नहीं भरने दर्जों में, या उसने खुद जो है ना लपाइयाँ नहीं करनी है दीवारों पे, मगर उसने काम करवाना है। बट उसको इस सब का तजर्बा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप उसे बुलाएँगे, उसे पूछेंगे, तो अगर उसको एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो वो आपको सही से अंदाज़ा नहीं बताएगा। अब क्या होता है, जब आपने काम कराना होता है, मुख्तलिफ ठेकेदारों को आप बुलाते हैं और काम दिखाते हैं, और वो डिपेंड करता है कि उसके एक्सपीरियंस पे, वो कितना एक्सपीरियंस्ड है और उसने कितना काम किया हुआ है। और फिर अब आपको, और फिर क्या होता है, अगर वो बहुत ज़्यादा अंडर आपको जो है ना वो बताएगा, तो क्या होगा, उसको खुद अपनी पॉकेट से डालने पड़ेंगे। और बहुत अगर ओवर बताएगा, तो फिर आप क्या करेंगे, उसको किक मारेंगे और किसी और से जो है ना आप उसको प्रोजेक्ट दे देंगे। तो दैट्स वेरी क्रूशियल, वेरी डिफिकल्ट एंड एरर प्रोन एक्टिविटी। बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपकी काफ़ी जिम्मेदारी होती है यहाँ पे। अब जो एस्टिमेशन कंसर्न्स हैं, वही बात है कि समटाइम्स होता क्या है कि आप से जो पूछा जा रहा होता है ना एस्टिमेट, जो कस्टमर या जो आपके मैनेजमेंट पर्सनल जो आपसे पूछ रहे होते हैं, उनका मकसद क्या होता है कि वो जो है ना आपसे एक आपका अंदाज़ा लगवाना चाह रहे होते हैं। ठीक है, बाज़ औक़ात आपकी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ये एस्टिमेट की स्टेज पे ही जो है ना वो फेल हो जाते होते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी वजह ये है कि आपका जो कस्टमर है वो ये देखना चाहता है कि आप बताएं उनको कि आप इनिशियली क्या एंटिसिपेट करते हैं कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर कितने पैसे लगेंगे। ठीक है, वही बात, जैसे ठेकेदार को आपने बुलाया और आपको वो बहुत पैसे बता दे, तो क्या करेंगे आप उसको कहेंगे नहीं भाई ये तो बहुत महंगा काम करता है, इसको तो बस लीव कर दो। वहीं पे जो है ना आपने उसको उसकी झंडी गिरा दी, प्रोजेक्ट उधर ही जो है ना वो डेड कर दिया। देन उसके बाद दूसरा क्या है कि समटाइम्स स्टेक होल्डर्स जस्ट फिशिंग। वो क्या है, जैसे हमने भी मुख्तलिफ ठेकेदारों से बात हमने की है, और हम जस्ट फिशिंग अराउंड हम कर रहे हैं कि हाँ जी कौन सा जो सोल्यूशन है ना वो हमारी कॉस्ट इफेक्टिव है हमारे लिए। मगर फिर वही बात है कि तसल्ली आपको दी जा रही है कि बुरा महसूस मत करें। योर एस्टिमेट इज़न्ट टू बी ब्लेम। इफ़ यू आर अ प्रोजेक्ट मैनेजर, तो आपको जो है ना वो इस बात पे दिल पे नहीं लेना, बट यू नीड टू फोकस ऑन वन पॉइंट कि आप रियलिस्टिक एस्टिमेट दें, ना बहुत ओवर एस्टिमेट करें और ना अंडर एस्टिमेट करें। अब कॉस्ट एस्टिमेशन की होती हैं दो अप्रोचेस। किसी काम को करने की अप्रोच होती है ना कि ये बंदे का काम करने का अप्रोच कैसी है। दो अप्रोचेस हैं किसी भी प्रोजेक्ट की कॉस्ट को एस्टिमेट करने का। वन इज टॉप डाउन एस्टिमेशन एंड सेकेंड इज बॉटम अप एस्टिमेशन। ठीक है, एक टॉप डाउन और एक बॉटम अप। टॉप डाउन जैसे आपको अंदाजा हो रहा है कि टॉप से डाउन की तरफ आपने आना है, और बॉटम अप इज नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आप कनेक्शन इसका बनाइए वही बजटिंग और एस्टिमेशन के साथ। तो जो बजटिंग है वो क्या कैसी फीलिंग आ रही है
टॉप डाउन बजटिंग में, एंड बॉटम अप में कैसे आ रही है फीलिंग, जो है हमारी एस्टिमेशन में इंडिविजुअल वर्क पैकेजेस से मिला के जब हम ऊपर जाते हैं, दैट इज बॉटम अप अप्रोच। जैसे यहाँ पे भी बात हो रही है कि ज़्यादातर जो टॉप डाउन एस्टिमेशन है ना, वो एक्सपर्ट्स या टॉप मैनेजमेंट के लोग, यानी कि जिनको एक्सपीरियंस होता है, वो लोग उस पर जो है ना वो अक्सर एक बजट वाइज या टॉप डाउन एस्टिमेशन कर रहे होते हैं। एंड बॉटम अप कौन कर रहा होता है, मतलब जिनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, या जो मतलब बहुत ज़्यादा क्रिस्प किस्म की जो है ना असेसमेंट करना चाह रहे होते हैं। बट दोनों अप्रोचेज एक दूसरे के साथ, जैसे हमने बात की थी कि हैंड इन हैंड काम करती हैं, तो इट्स बेटर कि आप दोनों जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिला के यूज़ करें। तो टॉप डाउन में क्या होता है कि आप जो है ना ब्रॉड व्यू से आप जो है ना उसकी कॉस्ट को एक एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं टॉप से, और उसको जो है ना इन द फॉर्म ऑफ बजट जो है वो आप रिप्रेजेंट करते हैं। एंड बॉटम अप में क्या है कि आपके जो इंडिविजुअल वर्क कंपोनेंट्स हैं, आप उनको देखते हैं, उनके साथ कॉस्ट एसोसिएट करते हैं, फिर उनको जब ऐड करते हैं तो आपके पास जो है ना वो बॉटम अप अप्रोच, वही एस्टिमेशन बेस अप्रोच जो है वो फेल हो जाती है। अब आते हैं एक्सपर्ट जजमेंट। एक्सपर्ट जजमेंट मैंने आपको जैसे बताया था कि वहाँ पीछे हमने जो देखा था एफर्ट एस्टिमेशन का जो एम्पेरिकल बेस्ड का सेकंड सॉरी लास्ट वाला जो एक टेक्निक थी, दैट वाज एक्सपर्ट जजमेंट। उसमें क्या है कि आपके जो ये जो टॉप डाउन है, ये ज़्यादातर आपका कौन है, ये एक्सपर्ट जजमेंट टेक्निक्स होती है। इट्स एन एस्टिमेशन टेक्निक्स। क्या है कि आपके जो एक्सपर्ट्स हैं वो टॉप से देख के आपको बता देते हैं कि इस प्रोजेक्ट में जो है ना वो इतना जो है वो खर्चा इन्वॉल्व होगा। ठीक है, जैसे आप ठेकेदारी की मैं बात करूं तो वो आपको जो है ना टॉप डाउन अप्रोच करके, क्योंकि एक्सपीरियंस है, वो बता देगा भाई इतना खर्चा है। वो आपको ये नहीं करेगा इस पे इतना, इस पे इतना, इस पे इतना, इस पे इतना, वो उसकी बात की बात है। बट आपसे जब उसे एक एस्टिमेट मांगा तो उसने टॉप डाउन क्यों, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस है। और ये मोस्ट वाइडली यूज एक टेक्निक है जो यूज होती है, और ये टोटल डिपेंड करता है, जैसे मैं बार बार बात कर रही हूँ, उस बंदे के एक्सपीरियंस पे, उसके बैकग्राउंड पे, उसके जितना उसने लोगों के साथ काम किया हुआ है उनके ऊपर, उसका जितना उसको अब तक का तजर्बा हो चुका है, उसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा रिलाई करती है ये टेक्निक। इसका पीछे का जो बैकबोन है दैट इज एक्सपीरियंस। अब जब आपने शुरू करना है काम, बिफोर यू बिगिन, काम शुरू करना है जब आपने, तो आपके दिमाग में क्या क्या बातें होनी चाहिए जब आपने एस्टिमेशन शुरू करनी है कॉस्ट से रिलेटेड, कि आपके दिमाग में जिस कंपनी का प्रोजेक्ट है उनकी एस्टिमेशन पॉलिसीज आपके सामने हो। ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक कंपनी जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, उनकी भी एस्टिमेशन की कोई पॉलिसीज हो सकती हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट्स के मुख्तलिफ डायमेंशंस हो सकती हैं। तो आपको एस्टिमेट करने से पहले ना उनके डायनेमिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है कि वो लोग जो है ना वो काम किस तरह करते हैं। तो एक कंपनी जिसके लिए आप प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, उसकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग आपके सामने होनी बहुत ज़रूरी है। आप उनके होने वाले जो उन्होंने कोई प्रोजेक्ट्स किए हैं उनको भी आप जो है स्टडी कर सकते हैं। तो दैट डिपेंड्स। उसके बाद कंपनीज के जो टेम्पलेट्स हैं रिगार्डिंग फाइनेंसेस, वो अगर जिस तरह से वो मैनेज कर रहे हैं, आप उन टेम्पलेट्स के ऊपर भी गौर कर सकते हैं। ठीक है, अपनी एस्टिमेशन के प्रोसेस के दौरान। देन आप हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन, जैसे मैं आपको बार बार बात कर रही थी कि जो बने बनाए उस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर कितनी कॉस्टिंग हुई, कितनी बजटिंग हुई है, आप उनको स्टडी करके आप एक नए प्रोजेक्ट जो उससे मिलता जुलता प्रोजेक्ट है उसकी जो है वो एस्टिमेशन कर सकते हैं कि उस प्रोजेक्ट पे जो इतने ही लेवल का काम था, जो इतनी ड्यूरेशन का काम था, उसमें इतनी एफर्ट थी, इतना ही काम था, इतने ही लोग थे, तो उस पर अगर इतने पैसे लगे हैं तो हमारा भी ऑलमोस्ट उससे मिलता जुलता प्रोजेक्ट है, उतनी ड्यूरेशन का, उतनी एफर्ट है। तो कुछ आप अंदाज़ा जो है ना, क्योंकि ये है ही अंदाज़ा, वर्ड पे गौर करें, एस्टिमेशन, तो आप अंदाजन जो है ना वो उसके ऊपर आप एक बजट बना सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, कि आप दूसरे प्रोजेक्ट मैनेजर से जो एक, जैसे वो एक्सपर्ट जजमेंट है, उनसे भी आप मुख्तलिफ प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, उसी तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, आप उनके साथ भी जो है ना डिस्कशन करके, उन टीम मेंबर्स के साथ भी जो है वो कुछ कोलैबोरेट करके आप अपने एस्टिमेशंस के ऊपर भी उनसे हेल्प आउट, मतलब अपना प्रोजेक्ट पे आप हेल्प ले सकते हैं। याद क्या रखना है आपने, रिमेंबर कि project estimate is pretty much a budget. You should try to account for all the realistic costs so that you can give a stakeholders fairly accurate ballpark figure for the project. To achieve accurate cost estimate, you and your customers need to recognize and understand everything a project required. ठीक है, तो आपको क्या है कि आपको अगर एक अच्छा प्रोजेक्ट का एस्टिमेट देना है तो आपको एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड हर एक एंगल का जो है ना इंफॉर्मेशन आपको होनी बहुत ज़रूरी है। और यही बात है कि आपका जो WBS है, जो मैं पहले दिन से बात करती आ रही हूँ, इट्स अ बैकबोन ऑफ प्रोजेक्ट्स। ठीक है, जब आपके पास अच्छा WBS बना हुआ होता है ना, हर एक चीज़, हर एक वर्क पैकेज, हर एक वर्क एक्टिविटी, हर एक काम, हर एक टास्क आपके सामने क्रिस्प एंड क्लियर डिवाइडेड हर तरह से डिफाइन होता है,
तो क्या होता है कि आपके पास जो है ना वो बजटिंग में आपको बड़ी हेल्प हेल्प मिलती है कि आपके पास हर एक टास्क डिवाइडेड है, and all the necessary information is not usually available until later in the planning process, but that won't stop customers and managers for asking you cost questions that they expect to have answers right now. ठीक है, आपको ये बात अच्छी तरह पता है कि एक्यूरेट एस्टिमेट तो जितना प्लानिंग में आप मूव करते जाते हैं, जितना प्लान 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 आप करते जाते हैं, उसके एंड में ही आपको कहीं जाके पता चलता है कि एक्यूरेट एस्टिमेट्स क्या होंगे। मगर ये बात याद रखें कि आपके जो मैनेजर्स हैं, सॉरी, जो आपकी टॉप मैनेजमेंट है, आपकी जो कस्टमर्स हैं, वो तो बाज नहीं आएंगे ना, वो तो पूछेंगे भाई बताओ, पहले ही बताओ कि इस प्रोजेक्ट पे कितना बजट लगेगा। मैं आपको कुछ लेक्चर के एंड में मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगी, एक जो प्रोजेक्ट पे हमने जो है वो बजटिंग की थी, एस्टिमेशन की थी, वो मैं आपको रियल वो मैं आपको पूरी शीट दिखाऊंगी कि हमने मुख्तलिफ तरीके यूज़ करके हमने बजटिंग की थी एक प्रोजेक्ट की। वो मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी हमने उसको किस तरह से डिवाइड किया, कैसे हमने उसकी एस्टिमेशन की। प्रोजेक्ट अप्लाई करने से पहले इट वाज अ इंटरनेशनल ग्रांट, जिसके लिए हम जो है वो बजटिंग कर रहे थे। क्रिएटिंग कॉस्ट एस्टिमेट्स, तीन तरीके यूज़ होते हैं किसी भी कॉस्ट को एस्टिमेट करने के लिए। एक रफ एस्टिमेट है, एक बजट एस्टिमेट है, एक डेफिनेटिव एस्टिमेट है। तीन लेवल्स हैं, ठीक है। रफ से डेफिनेटिव की तरफ आप जितना जाते हैं, रफ नाम से ही ज़ाहिर है एक बिल्कुल रफ अंदाजा है, ऐसे ही अच्छा बताओ जी इस काम पे कितना होगा, आप रफ अंदाजा, मेरे रफ अंदाजे के मुताबिक इतना पैसे, ठीक है। अब इसमें वेरिएंस आने के चांसेस बहुत होते हैं, ठीक है। वेरिएंस का आपको पता है क्या मतलब है? वेरिएंस वेरी से निकला है कि इसके अंदर डेविएशन आने की, एक्चुअल और असल और प्लान के दरमियान, आपको पता है ना, उसको वेरिएंस कहते हैं। व्हाट वाज प्लान एंड व्हाट इज एक्चुअल, उसके दरमियान का जो फर्क है दैट इज नोन एज वेरिएंस। तो उसमें वेरिएंस के जो चांसेस हैं वो ज्यादा हैं। बजट जो है वो कहीं बीच में आता है, ठीक है। एंड जो डेफिनेटिव है वो बहुत क्रिस्प होता है। और जूं जूं हम डेफिनेटिव की तरफ आते हैं तो जो असल और प्लान है उसके दरमियान का जो फर्क है, यानी कि जिसको हम वेरिएंस कह रहे हैं, उसका जो है ना वो जो एक बैंड है या जो उसका डिफरेंस है वो क्या होता जाता है, उतना ही मिनिमाइज होता चला जाता है। तो विल डिस्कस इट इन फर्दर स्टेजेस। अब वही बात है कि ये जो रेंज ऑफ वेरिएंस है ना, ये भी एस्टिमेट है कि रफ में जो है ना वो -25 से +75% के दरमियान वेरिएंस आने के चांसेस होते हैं। क्योंकि रफ है ना, आपने बिल्कुल एक कॉफ़ी टॉक पे आपने जो है ना कॉफ़ी टेबल पे आपने कहा कि हाँ जी ये काम है, इस काम पे इतना खर्चा आएगा, तो मेरे देयर इज अ चांस कि वो जो है वो बिल्कुल रफ अंदाजा है। तो मेरे देयर इज अ चांस कि उसके अंदर डिफरेंस असल और करने में जो है वो प्लान में बहुत फ़र्क आ रहा हो। जो बजटरी है उसमें जो है ना एक रफ अंदाजे के मुताबिक -10 से 25% तक का जो है ना वो आता है रेंज। और डेफिनेटिव में क्या है, देखिए वो जितना आप क्रिस्प उतना ही प्लान, जितना आपने डिटेल प्लानिंग के वक्त आपने अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप की हुई है स्कोप को लेके, प्रोजेक्ट स्कोप और प्रोडक्ट स्कोप दोनों को लेके, उतना ही आपका जो डिफरेंस है उसके आने के चांसेस जो हैं वो वेरिएंस के उतने ही कम है। So let's start our first approach of effort estimation. So create rough estimate, जो हमारी टेक्निक थी जिसमें बात हो रही थी कि वेरिएंस के जो चांसेस हैं आने के वो ज़्यादा होते हैं। उस टेक्निक में क्या है कि वही बात है, जैसे नाम से ही जाहिर है कि ये बिल्कुल एक बिल्कुल रफ गैस होता है। इट्स जस्ट फॉर द इनिशियल कन्वर्सेशन कि हाँ जी इस प्रोजेक्ट पे अमाउंट जो है ना हमारी अंदाजन एस्टिमेट, हमारा इतना बजट जो है ना हमारा अंदाजन इन्वॉल्व होगा, ठीक है। इट्स अ गुड एस्टिमेट फॉर योर इनिशियल कन्वर्सेशंस। देन देयर इज बजट एस्टिमेट, ठीक है, जो कि ज़रा थोड़ा ज़्यादा आपके उससे डिटेल होता है अबाउट योर रफ एस्टिमेट। ये ज़्यादा इसके अंदर ना एनालॉगस अप्रोचेस आती हैं, जैसे हम बात नहीं कर रहे थे कि हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन उससे मिलते जुलते प्रोजेक्ट्स की आप देखें और फिर आप अच्छी तरह एनालिसिस करें, अंदाज़ा लगाएं अपने प्रोजेक्ट के काम को और ऑलरेडी जो काम हुए हुए हैं उनके प्रोजेक्ट के काम को, और फिर अंदाज़ा लगाएं कि आपके प्रोजेक्ट में और उनके प्रोजेक्ट में जो मतलब जिस हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन को आप जिसको आपने एक बेंच मार्क बनाया हुआ है अपना बजट एस्टिमेट बनाने के लिए, कितना फ़र्क है, कितना जो है ना वो मिलते जुलते हैं, और फिर उस बेस पे जो है ना आप अपना जो है ना एक एस्टिमेट बनाएं। तो ये बजटरी एस्टिमेट की दूसरी कैटेगरी के अंदर आता है। ये ज़रा ज़्यादा रिलायबल है एज़ कम्पेयर टू जो आपका फर्स्ट वाली कैटेगरी थी। और अर्लीन एस्टिमेशन ये यूज़ होता है, ये भी टॉप डाउन कैटेगरी है, और इसके अंदर जो रेंज वेरिएंस थी हमारे पास वो क्या था, 10 to 25%, -10 to 25%। एंड डिफिनेटिव वही बात है कि ये बॉटम अप अप्रोच है, जिसके अंदर हर एक टास्क, हर एक वर्क पैकेज के बेस के ऊपर आप टॉप पे जो है ना वो जाते हैं। और इसके अंदर WBS जो है डेफिनेटली हाईलाइट भी है ये चीज़ कि WBS की बेस पे आप इसको जो है वो क्या कर रहे होते हैं, एस्टिमेट कर रहे होते हैं।
और इसके अंदर हमें एक इंडिविजुअल, हर एक बॉटम लाइन इंडिविजुअल कंपोनेंट्स अपने जो है ना रिस्क, इन्फ्लुएंसर्स, उन सब को जो है ना आप कंसीडर कर रहे होते हैं। और इसमें जो है ना वेरिएंस के आने के चांसेस जो हैं वो क्या हैं, वो कम से कम है, क्योंकि आपने हर एक चीज़, रिस्क फैक्टर भी आइडेंटिफाई किए हुए हैं आपने, अपना हर एक इन्फ्लुएंसर, आपने एचआर, अपनी रिसोर्सेज, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, हार्डवेयर रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, आपने सबको जो है ना वो अपने दिमाग में रखा हुआ है। तो फिर किसी भी मतलब कहने के ज़्यादा अनसीन सिचुएशंस के क्रिएट होने के चांसेस विद रिस्पेक्ट टू योर कॉस्ट चांसेस ज़रा कम होते हैं। तो दैट इज़ मोर डिटेल्ड। ये को आपको पिक्टोरियल फॉर्मेट में भी ये कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की गई है कि कॉस्ट और स्केड्यूल जो है वो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के ऊपर जो है इन्होंने मैप किया हुआ है, और उसके ऊपर आपको समझाने की कोशिश करें कि वेरिएंस की जो है वो हेल्थ है वो किस तरह है, कि जितना रॉम है वो देखें आप, वेरिएंस आने का कितना चौड़ा बैंड है, यानी कि डिफरेंस आने के जो चांसेस हैं एक्चुअल और प्लान में वो बहुत ज़्यादा है, जबकि जो डेफिनेटिव है उसके अंदर जो बैंड की विड्थ है वो बहुत कम है, कि मतलब आपने हर एक चीज़, हर एक एंगल, हर एक रिस्क, हर एक रिसोर्स सबको कंसीडर किया है। और आपने उसको, और बाज़ लोग इसके अंदर एनालॉगस को भी शामिल करते हैं कि प्रोजेक्ट्स के मिलते जुलते प्रोजेक्ट्स भी देख लिए, अपने वर्क पैकेजेस को भी देख लिया, एक हाइब्रिड अप्रोच। वही बात है, जितना एफर्ट करेंगे उतना ही आपके पास जो है ना वो प्रॉब्लम्स आने के जो चांसेस हैं वो क्या होते हैं, वो कम से कम है। प्रोवाइडिंग एन एक्यूरेट एस्टिमेट, यहाँ क्या बात हो रही है कि assuming that you have time and resources to create a definitive estimate, you want to make sure that the estimate you create is as accurate as possible. That is understood. जैसे भाई हमने डेफिनेटिव की बात की है कि जब आपके पास टाइम है आप लगाएं टाइम, ठीक है। आप जब एस्टिमेट कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो आप जितना एक्यूरेट हो सके आप डेफिनेटिव को यूज़ करें, बिल्कुल रोम को भी करें, मगर मिक्स एंड मैच वाली जो अप्रोच होती है ना, ये नहीं कि बस हमने एक ही यूज़ करनी है। जितना आप मिक्स एंड मैच करेंगे, जितना जिसे कहते हैं ना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा, जितनी टेक्निक्स यूज़ करेंगे उतना ही आपके पास जो है ना वो काम की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी। और इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एन एक्यूरेट एस्टिमेट, आपको किन बातों का जो है वो ख्याल करना है कि आप जो है वो प्रोडक्ट के स्कोप को, प्रोजेक्ट के स्कोप को, ठीक है, जब जैसे बार बार मैं WBS का जिक्र कर रही हूँ, जो भी जम्पशंस हैं, जो भी पॉलिसीज़ हैं, जो भी कंस्ट्रेंट्स हैं, जो भी आपकी लिमिटेशंस हैं, उन सबको आप दिमाग में रखें और वेरिएंसेस को भी दिमाग में रखें। नोन अननोन्स, इसका ताल्लुक किसके साथ है, ये वो रिस्क हैं, ठीक है, जिनका पता है कि वो रिस्क है, वो आ सकते हैं, वो नहीं भी आ सकते, वो आ सकते हैं, वो कब आ सकते हैं, इस बारे में आपके बारे में कुछ पता नहीं होता, बट आपके दिमाग में ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ज़रूर होने चाहिए रिगार्डिंग जब आप अपनी कॉस्ट एस्टिमेशन कर रहे हो। जैसे भी डेफिनेटिव में बात की थी ना, वहाँ पे ये जिक्र हुआ था कि आपका जो फैक्टर्स हैं, रिस्क फैक्टर्स हैं, वो बिल्कुल उनको ओवरलुक नहीं करना आपने ड्यूरिंग डेफिनेटिव एस्टिमेट्स, उनको अपने दिमाग में रखेंगे तो आपके पास जो है ना वो जो है ना एस्टिमेशन के एरर्स आने के चांसेस उतने ही कम होते जाएंगे। नोन अननोन्स, वो आपको अच्छी तरह पता है, हम अच्छी तरह पढ़ चुके हैं अभी रिस्क में, इसको दोबारा डिस्कस करने की ऐसे जिस तरह ज़रूरत नहीं है कि आप जो है ना कोई प्रोडक्ट स्कोप में कोई चीज़ मिस कर देते हैं, स्कोप में कोई चीज़ मिस कर देते हैं, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स उसमें मिस कर देते हैं, आप प्रोजेक्ट के वर्क में कोई चीज़ें प्लान करना जो है ना रह जाते हैं, आप यूज़र की एक्सेप्टेबिलिटी को जो है ना केटर करना जो है वो फेल हो जाते हैं, आप क्वालिटी कंट्रोल में कोई चीज़ मिस कर जाते हैं, आपके पास हार्डवेयर क्रैश हो जाता है, आपने गलत रिक्वायरमेंट, मतलब मुख्तलिफ किस्म के रिस्क फैक्टर्स हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और प्रीवियस लेक्चर। तो आपके पास ये जो है ना नोन अननोन्स, क्या आपको पता है कि ये अननोन्स हैं और ये इनका ये पता नहीं है कि उन्होंने कब आना है, आना भी है कि नहीं आना, और आएंगे तो कब आएंगे, तो इन सबको भी दिमाग में आपने अपने जब कॉस्ट की एस्टिमेशन करनी है तो आपने बजट बनाते हुए इनका ज़रूर ख्याल करना। कॉन्टीजेंसीज, वही जैसे मैं आपको बार बार बात कर रही हूँ कि कॉन्टीजेंसी हमने रिस्क में भी पढ़ा था, एक रिजर्व है, एक अलाउंस है, एक मिसलेनियस है, वो अपना एक अमाउंट ऑफ फंड है जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर को मस्ट जो है ना वो नोन अननोन्स के लिए भी जो है ना वो अपने रिजर्व करने होते हैं। जैसे मैंने अभी बात कही है ना, आपकी अम्मी ने ज़रूर एक अमाउंट जो है ना वो रखी होती है कि कोई खुदा ना खास्ता कोई फोत की हो जाए, कोई बीमार हो जाए, कोई कुछ भी हो जाए, तो आप उस वाले फंड से उसको जो है ना वो यूज़, ये नहीं कि बिल्कुल क्रिस्प एंड टाइट किस्म का बजट के बस आप रखें, नहीं, एक लूज अमाउंट भी थोड़ी सी कुशन के तौर पे रखें, ताकि अगर कहीं आपको उन कॉन्टीजेंसी फंड्स को जो है वो कहीं यूज़ करना पड़े ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, तो आप जो है ना उसको यूज़ कर सकें। एक बात नोट करने के लिए लिखी हुई है कि यू कैंट यूज कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स एज पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट बजट फॉर एग्जीक्यूशन, ठीक है, बेहतर है कि उसको एग्जीक्यूशन के दौरान उसको ना निकालें जब तक कि उनकी ज़रूरत ना पड़े आपको, ठीक है। और
हाँ, जब ज़रूरत पड़े तो उनको आप यूज़ करें। आप ये तसल्ली रखेंगे एक अमाउंट है, मगर कोशिश करें कि जो आपने हेड्स के अंदर जो काम डिवाइड किया हुआ है, उसी के अंदर अपना काम कंप्लीट करें। और वही बात है कि हमने ये पढ़ा था क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, रिस्क इम्पैक्ट मैट्रिक्स, तो उनको भी दिमाग में आपने ज़रूर रखना है उन चीज़ों को। उसमें भी कॉन्टिजेंसीज़ वाला याद है आपको? एक रिज़र्व था, एट द एंड हमने डिस्कस किया था जब वो क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव रिस्क के असेसमेंट में हमने जो है वो जब कार्डिनल और ऑर्डिनल किस्म के हमने जो है ना असेसमेंट मैट्रिक्स जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे, उसके अंदर हमने कॉन्टीजेंसी की अमाउंट भी जो है ना वो डाल के हमने टोटल कॉस्ट रिस्क की जो है ना हमने असेस की थी। तो इन चीज़ों को आपने जो है ना अपना कॉस्ट एस्टिमेशन करते हुए जब हम रिस्क को भी जो है ना कैटर कर रहे हैं, दिमाग में ज़रूर रखना है। जब आपने एक्सपेंसेस मैनेज करने हैं, यू नीड टू टेक एक्टिव स्टेप्स टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द कॉस्ट विद इन योर प्रोजेक्ट। ठीक है, वही बात है कि एक प्लान हो रही है चीज़ और एक एग्जीक्यूट हो रही है, और ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन आपको पता है एक और नॉलेज एरिया सा सब काम कर रहा होता है, दैट इज़ मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। कि आपकी नज़र होनी चाहिए कि आपका जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है वो किस तरह से जो है वो प्रोजेक्ट के ऊपर लग रहा है, और कहीं आप ओवर बजट तो नहीं हो रहे। जैसे अभी हम इसकी एफसी इवनिंग की मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, जैसे उसका एक बजट बनाया होता है, बट जब मैं उसको एग्जीक्यूट कर रही होती हूँ या टीम के साथ काम कर रही होती हूँ, साथ साथ दिमाग में जो है ना वो होता है कि कहीं और बजट ना हो जाए। चलें मुझे छोड़ें, आपकी अपनी अम्मी की एग्जांपल ले लें। आपकी अम्मी घर का निज़ाम चला रही हैं, तो उनका हर एक चीज़ पे नज़र होती है कि अच्छा कहीं अगर कहीं ज़्यादा लग गया तो फिर अब यहाँ से इसको कैसे मैनेज करना है, यहाँ से इसको कैसे बैलेंस करना है। वो क्यों कर रही होती हैं? साथ साथ उनके दिमाग में वो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग चल रही होती है। वो बिल्कुल एट द एंड अगर कहें ओहो अब तो जी 10 दिन रह गए, महीना खत्म होने वाला है, अब तो ज़रा भी पैसे नहीं है, अब फिर जो है वो तो गलत हो जाएगी, एक बैड प्रोजेक्ट मैनेजर की निशानी है। तो ये जो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, इट्स वेरी वेरी क्रूशियल एक्टिविटी इन द कॉस्ट मैनेजमेंट एज वेल। दैट इज एन प्रोसेस ग्रुप यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद। तो जी क्या है कि आपने एक्यूरेट रिलायबल प्रोजेक्ट प्लान बनाना है। सबसे पहले तो कोशिश यही करनी है कि आपने जो प्लानिंग है ना, वही बात है कि प्रोजेक्ट प्लानिंग इज द की, इज द कह लें कि ऑफ सक्सेस टूवर्ड्स एनी एप्लीकेशन, एनी प्रोजेक्ट। अगर प्लानिंग आपने बहुत साउंड की हुई है फिर तो टेंशन ही कोई नहीं है, मगर प्लानिंग जो है वो आपको एस्टिमेशन में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कि अच्छी प्लानिंग कर लेंगे तो आपकी एस्टिमेशन भी जो है ना वो उसमें बहुत आपको हेल्प आउट होगा। और फिर क्या है कि कॉस्ट की परफॉर्मेंस साथ साथ रिव्यू करते रहें, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल करते रहें, टीम मेंबर्स को ट्रैक करें, अपने टाइम को ट्रैक करें, इस काम को कितना कंप्लीट करने के लिए टाइम रिक्वायर्ड है। मतलब ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर के मैनेजमेंट के जितने नॉलेज एरियाज है ना, मैंने जैसे आपको स्टार्ट में भी बताया था, ये नहीं कह सकते कि ये अलग है वो अलग है, नहीं। सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, सब एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हर एक का नॉलेज एरिया का आपको जो है वो इंटरवेंशन, उनकी इंपॉर्टेंस, उनकी जो है ना प्रोएक्टिवली उनके उनकी असेसमेंट, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर। और जो वेरिएंस का एनालिसिस है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो देखें कि प्लान में और असल में कितना फ़र्क आ रहा है। और आपकी बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर, आपकी एक अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर होने के नाते आपकी सक्सेस ही ये है कि आपने जो ये वेरिएंस है उसको जो है ना वो आपने कम से कम रखना है। और आपने ना एस्टिमेट्स को ब्लीड करने से जो है ना वो, मतलब कि आपने ब्लीड का क्या मतलब है कि कहीं एक्सटेंड ना हो रही हो चीज़ें, उसको आपने रोकना है। ठीक है, तो अब ये वेरिएंस एनालिसिस रूट कॉज एनालिसिस में भी हेल्प करता है आपको, ये भी हम देखते हैं अपने लेटर इसी लेक्चर में। और रूट कॉज एनालिसिस का आपको अच्छी तरह पता है, आप रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग में आप फिश बोन डायग्राम भी पढ़ के आए हैं, प्रॉब्लम बिहाइंड द प्रॉब्लम पढ़ के आए हैं। तो जब अगर आपका जो ये प्रोजेक्ट, जब आप मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग की स्ट्रेटजी, आप जब प्रोसेस ग्रुप आप उसके अंदर हैं, उसको देख रहे हैं नॉलेज एरिया कॉस्ट का, तो फिर उन चीज़ों को भी आपने देखना है कि इफ़ देयर इज़ अ ब्लीड, तो आप जो है वो रूट कॉज एनालिसिस करें कि क्या वजह कि क्यों जो है ना आपका प्रोजेक्ट जो है ना वो ओवर बजट हो रहा है। और फिर मैनेजमेंट से अगर आपको पैसे चाहिए तो मैनेजमेंट आपको ऐसे नहीं कहेगी अच्छा कोई बात नहीं आपका बजट ओवर बजट हो गया, लो लो और पैसे ले लो, नहीं। अगर फॉर एग्जांपल आपके फादर अर्न करके ला रहे हैं और अम्मी जो है ना उसको कर रही हैं, और आपकी अम्मी ने तो 15 दिन में पूरी सैलरी उड़ा दी है, तो डेफिनेटली आपके, अब अगर वो फादर से कहती हैं कि मुझे अब आप और पैसे दें, तो फादर तो उनका अच्छा खासा कोर्ट मार्शल करेंगे कि हाँ जी अब क्या वजह है कि मैं अब अगर कहीं से मैं अरेंज भी करूँ, वो तो पॉसिबल नहीं होगा, डेफिनेटली कहीं ना कहीं से वो लोन लेंगे, मगर वो क्या करेंगे, वो आपकी अम्मी से क्वेश्चन जरूर करेंगे कि हाँ जी अब बताओ कि ये क्या हुआ, किस तरह हुआ, कभी ऐसे नहीं हुआ, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। तो आपकी अम्मी आंसरेबल होंगी, और उसके बाद फिर उनको जो है वो उसके ऊपर फिर फर्दर कोई भी टेक्निक करके कुछ करना पड़ेगा। अब रूट कॉज एनालिसिस आपको पता है किड्स, रूट कॉज एनालिसिस आर प्रॉब्लम्स दैट यू कैन कंट्रोल। root causes. Basically, you work with your team and appropriate stakeholders to list the problems and all possible causes. ठीक है, अब root cause analysis क्या है कि अगर something is going bad और आप जो है ना वो ओवर बजट जा रहे हैं और बजट जो है वो आपका ब्लीड होता जा रहा है,
तो फिर आप क्या करते हैं कि अपनी टीम के साथ, प्रोजेक्ट मैनेजर है वो फिर पूरा बैठ के काम वाम करता है, क्या वजह हुई, हर वजह के पीछे की वजह, हर पीछे की, फिर प्रॉपर एक ना केस तैयार होता है। ठीक है, वो मैंने आपको बताया था ना कि चेंज रिक्वेस्ट वो विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट भी होती हैं। ये जो चेंज रिक्वेस्ट होती हैं खाली स्कोप में नहीं, अगर इस तरह की कोई अनसीन सिचुएशन बन जाए कि आपका नहीं हो पा रहा काम उस तरह बजट के अंदर और एग्जीक्यूशन के दौरान, तो फिर आपको जो है ना वो प्रॉपर आपको प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना होता है। हाँ जी, before root cause analysis stage, what you need to know. You should track expenses against the amount of work you have completed. A variance is a difference between estimate and actual cost. जैसे मैं आपको ही बता रही थी कि प्लान में हमने किया था एस्टिमेट और एक्चुअल में हम देख रहे हैं तो जो इनका डिफरेंस है दैट इज नोन एज योर वेरिएंस. योर जॉब इज टू नीड टू कंट्रोल इट. ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट, वेरिएंस, एस्टिमेट. ठीक है, एस्टिमेट क्या है, वेरिएंस क्या है और इनके दरमियान, सॉरी एक्चुअल क्या है, एस्टिमेट क्या है और जो वेरिएंस है वो क्या है, इन दोनों का दरमियान का फ़र्क. तो इस फ़र्क को आपने जो है वो कम से कम रखना है बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर. और अगर समथिंग इज़ गोइंग बैड तो फिर क्या है कि आपको जो हेल्प आउट करता है वो होता है रूट कॉज एनालिसिस फॉर लॉन्चिंग योर चेंज रिक्वेस्ट. रूट कॉज एनालिसिस के लिए आपके पास जो है क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको करनी है. वही बात है कि आपको तो सबसे पहले, जैसे मैं आपको आपके अम्मी अबू का सिनेरियो आपको बता रही हूँ कि प्रॉपर फिर हम आपके बाबा को जो है ना वो सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स, हाँ जी क्या वजह कि 15 दिनों में जो पूरा प्रोजेक्ट, सॉरी महीने का जो बजट था वो अम्मी जान जो है वो खैर से माशाल्लाह उड़ा गई हैं. तो वो प्रॉपर फिर उनको जो है ना वो फैक्ट्स एंड फिगर्स फिर चाहिए होंगे, प्रॉपर डाटा फिर कलेक्ट किया जाता है, रीवर्क, टाइम डिलेज, क्या हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्या थ्रेट्स आए, क्या रिस्क आए, क्या इश्यूज आए, वो सब की प्रॉपर जो है ना वो डाटा कलेक्शन होती है. उसके बाद क्या है, फिर बकायदा फिर कॉजल फैक्टर चैटिंग होती है. ये एक और चैटिंग होती है. इसमें क्या होता है कि आप जो है ना मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, एक्टिविटी सीक्वेंसिंग यूज़ कर सकते हैं, फ्लो चार्ट्स, कुछ भी, कि जिससे ये पता चल जाए कि हाँ जी वजह क्या हुई. ठीक है, किस सिचुएशन ने क्या प्रॉब्लम को जो है वो जन्म दिया. फिर उसके बाद आप आइडेंटिफाई रूट कॉजेज. वही बात है कि जिसमें वो हम करते नहीं थे, वो जो इशिकावा डायग्राम या फिश बोन डायग्राम, वो भी बना सकते हैं कि हाँ जी ये प्रॉब्लम क्यों आया, उस प्रॉब्लम के पीछे क्या वजह थी. आप हर एक चीज़ की जो है ना वो जड़ तक पहुंचते हैं. और फिर क्या है कि उन कॉजेज को जो है ना फिर आप रिएक्ट करते हैं कि यू मस्ट रिएक्ट टू द कॉजेज टू अवॉइड रिपीटिंग द सेम मिस्टेक. तो फिर आप ये श्योरिटी देते हैं कि अब नेक्स्ट टाइम ये रिपीट नहीं होगी और फिर नेक्स्ट टाइम अपने दिमाग में ये चीज़ रखते हैं. और फिर यही वो एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर अपने टाइम के साथ साथ लर्न करता जाता है चीज़ों को. और फिर उनको, इंसान वही बेहतर है, जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि जो अपनी गलतियों से सीखता है. गलतियाँ करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बट गलती रिपीट नहीं करनी चाहिए इंसान को. ये इंसान की जो है ना वो जिम्मेदारी है और अल्लाह ताला ने जो है ना इससे इंसान से पूछना भी है इस बात में. ओके, याद क्या रखना है आपने, जब आपने कॉजेज को लेकर रिएक्ट करना है, वही बात जो पीछे बात हो रही है, रिएक्टिंग टू द कॉजेज, कि यू मस्ट रिएक्ट टू कॉज टू अवॉइड रिपीटिंग द सेम मिस्टेक. जब आपने कॉज के लिए रिएक्ट करना है तो आपने याद क्या रखना है, यू कैन नॉट, मस्ट नॉट go to management with a problem unless you are not clearly identified the problem, and then of course you must propose a solution as well. ठीक है, वही बात है कि आपने अब्बू को, जैसे अम्मी ने अगर कह दिया कि जी सरताज हमारा जो है ना बजट इस दफ़ा हमारा जो है बजट आउट ऑफ बजट हो चुका है, की करा सरताज. तो अब्बू जी अब इतने विलिंग बैठे तो नहीं होंगे, नहीं नहीं जोजा मसला ही क्यों नहीं, तुम तो उड़ाओ, मैं तो बैठा हूँ मशीन लेके. ठीक है, तो तुम उड़ाओ और मैं छापता जाता हूँ. ठीक है, मजाक के अलावा आपको आपके फादर को बकायदा फिर प्रॉपर फैक्ट्स एंड फिगर्स चाहिए होंगे. ठीक है, तो आपने जब उधर, जब अपनी, जैसे अब स्पॉन्सरिंग एजेंसीज हैं जो टॉप अथॉरिटीज हैं जिन्होंने उसके ऊपर पैसा इन्वेस्ट करना है, वो फिर बकायदा वो, आप ये नहीं करेंगे कि हम रोते हुए जो है ना वो शक्ल लेके चले जाएं, अंकल अंकल कह रही हूँ, सॉरी आप बॉस जी, हमारे जो है ना वो पैसे ज़्यादा लग गए हैं तो ये वो तो प्लीज़ आप दे दें, तो वो आपसे पूछेंगे नहीं. तो आपने जो है ना याद रखना है कि ऐसे ही जो है ना नहीं चले जाना उनसे पूछने कहने के लिए, जी हमें और जो है हमारा बजट जो आउट ऑफ बजट हो रहा है तो हमें और अमाउंट जो है वो दरकार है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए. मस्ट आपके पास जो है ना उसका प्रॉपर होमवर्क हो, आपके प्रॉपर जो है ना आपके पास आपका प्रॉपर, आपने पीछे से जो है ना वो काम किया हो, प्रॉपर रूट कॉज एनालिसिस किया हो और फिर सोल्यूशन भी हो आपके पास कि अभी इसको सॉल्व कैसे करना है अगर आपको पैसे मिल जाते हैं. तो ये आपके पास नहीं प्रॉपर एक केस बना हुआ हो, तभी जाके जो है ना वो शायद उनका जो है ना दिल पसीज जाए और आपको वो कहीं और ऐसे कहीं कुछ एडजस्ट करके दे दें. अच्छा, अब क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि आपका जो कॉस्ट है वो बढ़ रहा है और आपका बजट जो है ना वो भी बढ़ रहा है,
तो फिर कुछ सॉल्यूशंस होते हैं, क्या है कि एक तो ये, जब ये मीटिंग्स होती हैं बाकायदा, ऐसे ही नहीं कि जैसे अब आप चले गए हैं और आपने बात की, फिर बाकायदा डिसीजंस होते हैं, ठीक है, ये फॉर्मल एक्टिविटी होती है कि एक एक सॉल्यूशन ये होता है कि आप प्रोजेक्ट का जो स्कोप है उसको रिड्यूस कर दें, ठीक है। अब इसकी भी आगे डायमेंशंस, डायनामिक्स हम पढ़ते हैं कि क्या किस तरह हो सकता है कि आपको पता है कि हमारा शुरू दिन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे जो आयरन ट्रायंगल है उसको बैलेंस करना जो है ना वो हमारा अल्टीमेट टास्क है। जब आप ओवर बजट हो तो आप फिर क्या है कि आप आयरन ट्रायंगल में ना अपना बैलेंस खो देते हैं। ये बात तो बिल्कुल अंडरस्टूड है कि आप बजट ओवर कर रहे हैं तो जो बैलेंस है, वो जो एंगल आपका कॉस्ट वाला है वो वैसे डिस्टर्ब होगा, तो आप क्या है, आपने अपना बैलेंस खो दिया ट्रायंगल का। और इसको बैलेंस रखना ही हमारा जो है वो क्या है, अल्टीमेट टास्क। Although not ideal, but sometimes reducing project scope may be an acceptable solution. क्या बात हो रही है कि ये जो मैं बात कर रही हूँ कि आप स्कोप को रिड्यूस कर दें, अगर आप इस तरह से बजट आपका प्रॉब्लम कर रहा है तो आप क्या, आप, मगर ये एक एक्सेप्टेबल सोल्यूशन नहीं है, मतलब इसको एक एक्सेप्टेबल सोल्यूशन नहीं मतलब एक एक्सेप्टेबल सोल्यूशन है मगर इसको आइडियल नहीं माना जाता, मतलब इसको पसंद नहीं किया जाता, बट क्या करें, कुछ तो करना ही है ना, प्रोजेक्ट को टाइम पे कंप्लीट भी करना है। तो क्या करें, आप ये आइडेंटिफाई करें कि ऑप्शनल फीचर्स कौन से थे, ठीक है। अब जैसे आप अगर अपने प्रोजेक्ट की बात करें, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, तो अब यहाँ पे अगर आपकी ऐसी कोई सिचुएशन बनेगी तो आप एंड में यही सोच रहे थे, अच्छा आप क्या करें, चलो जो जो ये वाले फीचर्स है ना ये तो वैसे ही ऑप्शनल, चलो इनको निकाल दो, ठीक है, चलो। अच्छा उसके बाद क्या है, जो लो प्रायोरिटी प्रोजेक्ट के अंदर जो एक्टिविटीज थी ना, जो कि मतलब कोई मनी अर्निंग में इतना जो है ना वो नई पार्ट प्ले कर रही थी, उनको आप जो है कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट को वर्जनिंग में डिवाइड कर सकते हैं कि अच्छा चलो अभी ये वर्जन तो रिलीज करो ना, बाद में देखते हैं जब हमारी मैनेजमेंट से बात होगी। अच्छा जी, अब आते हैं किल पॉइंट्स। अब आपको पता है कि जैसे आप लोग हैं, आप लोगों के प्रोग्रेस रिव्यू होता है, आपका मुख्तलिफ कह लें कि स्टेजेस पे आपके प्रोजेक्ट को जो है वैल्यूएट किया जा रहा होता है, इसी तरह आपकी जो मैनेजमेंट है वो भी रिव्यू कर रही होती है। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना टेम्परामेंट है कि वो किस तरह करते हैं, तो फेजेस बाय फेजेस आप ये समझे, आपका जो है ना ये जो काला पहला डब्बा है ये आपका प्रोग्रेस रिव्यू है, जिधर आपकी जो है ना प्रोग्रेस वैल्यूएट की जा रही होती है, हाँ जी कितने पहुंचे हो सरकार, तुसां आए सी अपना प्रपोजल डिफेंड करन ते फिर ਉਹਦੇ बाद तुसी आए हुन फाइनल देन ते बीच कार कुछ नहीं करना, नहीं। अब आपका क्या होता है, बीच में एक प्रोग्रेस वैल्यूएशन होती है। वो किल पॉइंट का क्या मतलब है कि वो वहां पे चेक हो रहा होता है कि हाँ जी आपको आगे जाने देना है कि नहीं जाने देना। फॉर एग्जाम्पल आप क्या होता है, प्रोग्रेस रिव्यू में अगर आप नहीं क्लियर करते, आपको फेल करके वहीं बैठा देते हैं, क्या चलो जाओ दोबारा कंप्लीट करो पार्ट 1। तो इसी तरह प्रोजेक्ट्स के साथ भी यही होता है कि प्रोजेक्ट्स जो हैं इस जगह पे बाकायदा वैल्यूएट होते हैं और यहीं पे उसका डिसीजन होता है कि हाँ जी इसको आगे लेके जाना है या इसको इसका जो है क्या कर देना है, मर्डर, या इसको क्या करना है, पोस्टपोन करना है, कुछ भी करना है। यहाँ पे जो है ना फिर ओवरऑल आप डिसीजंस जो है ना वो ले रहे होते हैं। आस्किंग फॉर मोर कैश, ठीक है। अगर आपके पास स्कोप रिड्यूस करना जो है एक ऑप्शन ना हो तो फिर डेफिनेटली आप स्कोप अगर नहीं कम कर पा रहे तो फिर आपको ज़ाहिर है फिर आपको कंप्लीट करने के लिए पैसे रिक्वायर्ड है। तो मैनेजमेंट, जैसे मैं बार बार वही बात कर रही हूँ कि उनको फिर फैक्ट्स चाहिए बाकायदा, फैक्ट्स के बगैर वो आपको बिल्कुल नहीं देंगे पैसे। और यू कैन यूज रूट कॉज एनालिसिस एज टूल टू शो दैट कॉज व्हाई द कॉज प्रॉब्लम इज कॉज्ड एंड आप उसको कैसे जो है वो अवॉइड करेंगे। Cost management, once again I'm repeating, it's a game of planning and monitoring and control। कि पहले प्लानिंग में आप अच्छी तरह एस्टिमेशन करें, बजटिंग करें, डिटर्मिनेशन करें, सब कुछ करें, और मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में एवरीथिंग शुड बी कंट्रोल्ड, शुड बी मॉनिटर्ड। जिसे कहते हैं ना, प्रोजेक्ट मैनेजर की ना बाज की नज़र होती है, वो हर एक चीज़ पे जो है ना वो उसकी नज़र होती है, कहीं से कोई जो है ना मेरा एंगल जो है ना मेरा कहीं से जो है ना वो निकल ना जाए, मेरे हाथ से चीज़ें कंट्रोल से बाहर ना हो जाएं। क्यों? क्योंकि फिर अल्टीमेटली उसके अपने प्रोफाइल के लिए काम जो है ना वो ठीक नहीं है।